नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप सबको पता ही है कि हमारा टीवी बीमार हो गया है। पूरी दुनिया में टीवी को टीबी हो गया है। हम सब बीमार हैं। मैं किसी दूसरे को बीमार बताकर खुद को डॉक्टर नहीं कह रहा। बीमार मैं भी हूं। पहले हम बीमार हुए, अब आप हो रहे हैं। आप में से कोई ना कोई रोज हमें मारने, पीटने और जिंदा जला देने का पत्र लिखता रहता है। उसके भीतर का जहर कहीं हमारे भीतर से तो नहीं पहुंच रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मेरा टीवी भी बीमार है। डिबेट के नाम पर हर दिन का यह शोर शराबा आपकी आंखों में उजाला लाता है या अंधेरा कर देता है। शायद आप इस पर सोचते ही होंगे। डिबेट से जवाबदेही तय होती है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अब निशानदेही हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। इस डिबेट का आगमन हुआ था मुद्दों पर समझ साफ करने के लिए, लेकिन जल्दी ही डिबेट जनमत की मौत का खेल बन गया। जनमत एक मत का नाम नहीं है। जनमत में कई मत होते हैं, मगर यह डिबेट टीवी जनमत की वैरायटी को मार रहा है। एक जनमत का राज कायम करने में जुट गया है। जिन एंकरों और प्रवक्ताओं की अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो इस आजादी की सीमा आपके लिए तय करना चाहते हैं। कई बार ये सवाल खुद से और आपसे करना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, आप क्यों देखते हैं। आप कहेंगे आप जो दिखाते हैं हम देखते हैं, और हम कहते हैं आप जो देखते हैं वो हम दिखाते हैं। इसी में कोई नंबर 1 है तो कोई मेरे जैसा नंबर 10 है, कोई टॉप है तो कोई मेरे जैसा फेल है। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हम सफर आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? इसलिए हम आपको टीवी की उस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं, जहां आप तन्हा उस शोर को सुन सकें, समझ सकें, उसकी उम्मीदों और खौफ को जी सकें जो हम एंकरों की जमात रोज पैदा करती है। आप इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए। इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूं। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। हमने जानबूझकर ये अंधेरा किया है। समझिए, आपके ड्राइंग रूम की बत्ती बुझा दी गई है और मैं अंधेरे के उस एकांत में सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। मुझे पता है आज के बाद भी मैं वही करूंगा जो कर रहा हूं। कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं बदल सकता हूं। मैं यानी हम एंकर, तमाम एंकरों में एक मैं। हम एंकर चिल्लाने लगे हैं, धमकाने लगे हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी नसों में खून दौड़ने लगता है। हमें देखते देखते आपकी रगों का खून गर्म होने लगता है। धारणाओं के बीच जंग है, सूचनाएं कहीं नहीं हैं भी तो बहुत कम। हमारा काम तरह तरह से सोचने में आपकी मदद करना है। जो सत्ता में है उससे सबसे अधिक सख्त सवाल पूछना है। हमारा काम ललकारना नहीं है, फटकारना नहीं है, दुत्कारना नहीं है, उकसाना नहीं है, धमकाना नहीं है, पूछना है। अंत तक पूछना है। इस प्रक्रिया में हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, आप माफ भी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम आपको इस अंधेरी दुनिया में ले आए हैं। आप हमारी आवाज को सुनिए, हमारे पूछने के तरीकों में फर्क कीजिए। परेशान और हताश कौन नहीं है? सबके भीतर की हताशा को हम हवा देने लगें तो आपके भीतर भी गर्म आंधी चलने लगेगी, जो एक दिन आपको भी जला देगी। जेएनयू की घटना को जिस तरह से टीवी चैनलों में कवर किया गया है, उसे आप अपने अपने दल की पसंद के हिसाब से मत देखिएगा। उसे आप समाज और संतुलित समझ की प्रक्रिया के हिसाब से देखिए। क्या आप घर में इसी तरह से चिल्लाकर अपनी पत्नी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं? क्या आपके पिता इसी तरह से आपकी मां पर चीखते हैं? क्या आपने अपनी बहनों पर इसी तरह से चीखा है? ऐसा क्यों है कि एंकरों का चीखना बिल्कुल ऐसा ही लगता है? प्रवक्ता भी एंकरों की तरह धमका रहे हैं। सवाल कहीं और छूट जाता है, जवाब की परवाह किसी को नहीं होती। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो की आवाज आने लगती है। 1-2 बार मैं भी गुस्साया हूं, चीखा हूं और चिल्लाया हूं। रात भर नींद नहीं आई, तनाव से आंखें तनी रहीं। अक्सर सोचता हूं कि हमारी बिरादरी के लोग कैसे चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। अगर चीखने चिल्लाने से जवाबदेही तय होती तो रोज प्रधानमंत्री को चीखना चाहिए, रोज सेनाध्यक्ष को टीवी पर आकर चीखना चाहिए, हर किसी को हर किसी पर चीखना चाहिए। क्या टीवी को हम इतनी छूट देंगे कि वो हमें बताने की जगह धमकाने लगे? हम में से कुछ को छांट कर भीड़ बनाने लगे और इस भीड़ को ललकारने लगे कि जाओ उसे खींच कर लाओ और मार दो, वो गद्दार है, देशद्रोही है। एंकर क्या है? जो भीड़ को उकसाता हो, भीड़ बनाता हो, वो क्या है? पूरी दुनिया में चीखने वाले एंकरों की पूंछ बढ़ती जा रही है।
आपको लगता है कि आपके बदले चीख कर वो ठीक कर रहा है, दरअसल वो ठीक नहीं कर रहा है। कई प्रवक्ता गाली देते हैं, मार देने की बात कर रहे हैं, गोली मार देने की बात करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि आप डर जाएं, आप बिना सवाल किए उनसे सहमत हो जाएं। हमारा टीवी अब आए दिन करने लगा है। एंकर रोज भाषण झाड़ रहे हैं, जैसे मैं आज झाड़ रहा हूं। वो देशभक्ति के प्रवक्ता हो गए हैं। हर बात को देशभक्ति और गद्दारी के चश्मे से देखा जा रहा है। सैनिकों की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उनके बलिदान के नाम पर किसी को भी गद्दार ठहराया जा रहा है। इसी देश में जंतर मंतर पर सैनिकों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके मेडल तक खींच लिए गए। उन सैनिकों में भी कोई युद्ध में घायल हुआ है, किसी ने अपने शरीर का हिस्सा गंवाया है। कौन जाता है उनके आंसू पोंछने? शहादत सर्वोच्च है, लेकिन क्या शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल भी सर्वोच्च है? कश्मीर में रोजाना भारत विरोधी नारे लगते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में किसी पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हम रोज गिरफ्तार करने लगे तो कितनों को गिरफ्तार करेंगे। बताना चाहिए कि कश्मीर में पिछले 1 साल में पीडीपी बीजेपी सरकार ने क्या कितनों को भारत विरोधी नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया है, उनकी संख्या क्या है? वहां तो आए दिन कोई पाकिस्तान के झंडे दिखा देता है, कोई आतंकवादी संगठन आईसिस के भी। कश्मीर की समस्या का भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे मुसलमानों से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। कश्मीर की समस्या इस्लाम की समस्या नहीं है। कश्मीर की समस्या की अपनी जटिलता है, उसे सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है। पीडीपी ने अभी तक नहीं कहा कि अफजल गुरु वही है जो बीजेपी कहती है, यानी आतंकवादी। इसके बाद भी बीजेपी पीडीपी को अपनी सरकार का मुखिया चुनती है। यह भी दुखद है कि इस बेहतरीन राजनीतिक प्रयोग को जेएनयू में कुछ छात्रों को आतंकवादी बताने के नाम पर कमतर किया जा रहा है। बीजेपी ने कश्मीर में जो किया वो एक शानदार राजनीतिक प्रयोग है। इतिहास प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए अच्छी जगह देगा। हां, उसके लिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को कुछ समय के लिए छोड़ा, उसे लेकर सवाल होते रहेंगे। अफजल गुरु अगर जेएनयू में आतंकवादी है तो श्रीनगर में क्या है? इन सब जटिल मसलों को हम हां या ना की शक्ल में बहस करेंगे तो तर्कशील समाज नहीं रह जाएंगे, एक भीड़ बन जाएंगे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल, अब जब चैनलों की दुनिया में हर नियम धाराशाही हो गए हैं, पहले हमें सिखाया गया था कि जो भड़काने की बात करे, उकसाने की बात करे, सामाजिक द्वेष फैलाने की बात करे, उसके बयान न दिखाना है, उसका बयान न दिखाना है, न छापना है। अब क्या करेंगे जब एंकर ही इस तरह की बात कर रहे हों, प्रवक्ताओं को कुछ भी बोलने की छूट दे रहे हों? कन्हैया के भाषण के वीडियो को चैनलों ने खतरनाक तरीके से चलाया। बिना जांच किए कि कौन सा वीडियो सही है, उसे चला दिया गया। अब टीवी टुडे और एबीपी चैनल ने बताया है कि वीडियो फर्जी हैं। कुछ वीडियो में काट छांट है तो किसी में ऊपर से नारों को थोपा गया है। अगर वीडियो में इतना अंतर है तो यह जांच का विषय है। इसके पहले तक कैसे हम सबको नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर किया गया? गली गली में जेएनयू के विरोध में नारे लगाए गए, छात्रों को आतंकवादी और देशद्रोही कहा गया। क्या अब कोई चैनल उन वीडियो की जवाबदेही लेगा? क्या अब हम एंकर उतने ही घंटे चीख चीख कर बताएंगे कि वीडियो सही नहीं है, विवादित थे? किसी में कन्हैया गरीबी से सामंतवाद से आजादी की बात कर रहा है तो किसी ने उसका हिस्सा काट कर दिखाया कि वो सिर्फ आजादी की बात कर रहा है। तो क्या आजादी की बात करना कैसे मान लिया गया कि वो भारत से आजादी की बात कर रहा है? हमारे सहयोगी मनीष आज कन्हैया के घर गए थे। इतना गरीब परिवार है कि उनके पास पहुंचे तमाम पत्रकारों को चाय पिलाने की हैसियत नहीं। उन्हें मुश्किल में देख मनीष कुमार वापस चले आए। इस गरीबी को झेलने वाला कोई छात्र नेता अगर गरीबी से आजादी की बात नहीं करेगा तो क्या उद्योगपतियों की गोद में बैठे हमारे राजनेता करेंगे? कन्हैया कुमार की तस्वीरों को बदल बदल कर चलाया गया ताकि लोग उसे एक आतंकवादी और गद्दार के रूप में देख सकें। एक तस्वीर में वो भाषण दे रहा है तो उसी तस्वीर में पीछे भारत का कटा छटा झंडा जोड़ दिया गया, फोटोशॉप नक्शा जोड़ दिया गया। फोटोशॉप तकनीक से आजकल खूब हो रहा है। यह कितना खतरनाक है। सोशल मीडिया पर कौन लोग समूह बनाकर इसे हवा दे रहे हैं? कौन लोग सबूत और गवाही से पहले उमर खालिद को आतंकवादी गद्दार बताने लगे हैं? उसे भी भागना नहीं चाहिए था, सामने आकर बताना चाहिए था कि उनसे क्या भाषण दिया और क्यों दिया। कन्हैया और खालिद में यही अंतर है, पर शायद जिस तरह से भीड़ कन्हैया के प्रति उदार है, खालिद को यह छूट नहीं मिलती है। अब अगर उसका वीडियो फर्जी निकल गया तो क्या होगा? क्या वीडियो के सत्यापन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए? इसलिए हमने आज इस स्क्रीन को काला कर दिया है। हम आज आपको तरह तरह की आवाज सुनाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग चैनल बदलकर चले जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अंत तक उन आवाजों को सुनेंगे
जो हफ्तों से आपके भीतर घर कर गई है। पहले हम आपको अलग अलग चैनलों के स्टूडियो में जो बातें कही गई हैं वो सुनाना चाहते हैं। सारी आवाज़ें तो नहीं मिली, लेकिन जो डाउनलोड हो सकी वो हम सुनाएंगे। नाम और पहचान में मेरी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा मैंने भी किया हो, ऐसा मुझसे भी हो जाए। पत्रकार तो पत्रकार, प्रवक्ताओं ने जिस तरह से एंकरों पर धावा बोला है वो भी कम भयानक नहीं है। कहीं पत्रकार धावा बोल रहे थे, कहीं प्रवक्ता, लेकिन पत्रकारों ने देशभक्ति के नाम पर गद्दारों की जो परिभाषा तय की है वो खतरनाक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है। आप सुनिए, गौर से सुनिए, महसूस कीजिए कि इन्हें सुनते हुए आपका खून कब खौलता है, कब आप उत्तेजित हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि अभी तक कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है। जैसा कि 2 चैनलों ने बताया कि वीडियो के कई संस्करण हैं, इसलिए इसके आधार पर तुरंत कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। आपके स्क्रीन पर यह अंधेरा पत्रकारिता का पश्चाताप है, जिसमें हम सब शामिल हैं। हम फिर से बता दें कि आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, कोई तकनीकी खराबी नहीं है। यह आवाज़ आपके जहन तक पहुंचाने की कोशिश भर है कि हम सुन सकें कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और बोलने से आपके भीतर क्या होता है। आपको लगता है कश्मीर गुलाम है? आपको लगता है कश्मीर गुलाम है? बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि मैं गुलाम हूँ। कश्मीर गुलाम है क्या? मुझे लगता है मैं गुलाम हूँ। इसका क्या मतलब है? और मुझे लगता है कि इस देश में हर एक वो इंसान गुलाम है। मुझे ये बताइए, भूख का जो भूखमरी से मर रहा है। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? आप मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कीजिए। मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कीजिए। भूखमरी की बात मत कीजिए। मैं बिल्कुल उसी की बात करूंगा, क्योंकि मैं उसी की बात करने के लिए आया हूँ। विरोधी नारे लगाते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। आपके ऑडियो में कहीं मेरा चेहरा दिखा है? आप कहीं साथी हैं? मेरा नाम दिखा है? आप कहीं साथी हैं? चलिए दिखाइए। हमारे साथी नहीं है, हमारे साथी नहीं है। आपने और आप इस दावे के साथ कह रहे हैं, आपने देश का नागरिक होने के नाते आपको जो है एक FIR करना चाहिए इनके खिलाफ, अगर आप देश का नागरिक करना चाहिए। ये FIR आपको करना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी है। हाँ, तो आप करिए, आप करेंगे FIR। अगर ये सच है और जो पहली नजर में सच दिख रहा है, तो क्या आप उमर खालिद की जगह इन बयानों के लिए खेद व्यक्त करना चाहेंगे, माफी मांगना चाहेंगे? इलियास साहब, उमर खालिद तो नहीं आ रहा है सामने। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर ये कहना चाहता हूं बार बार कि हमारे नजदीक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो कानून का रास्ता है उसी रास्ते से हमें चलना चाहिए। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश में न्याय, तो उसी से तो भाग रहा है उमर खालिद। जुडिशियल सिस्टम है, उसी से तो भाग रहा है इलियास साहब। सामने आना चाहिए उसे। उससे नहीं भाग रहा है उमर खालिद। और किससे भाग रहा है? जेएनयू कोई ऐसा टापू नहीं है जिसमें कहीं घटना हो जाए और जेएनयू टीए को सबको पता न चले और जेएनयू एसयू को न पता चले। उसी के छत्र छाया में सब कुछ पलता और वहां पर चलता है। ममता, यूनिवर्सिटी और खासतौर से जेएनयू। एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। बात क्या है उस समय? नहीं, आप दूसरों पर सवाल उठा रही, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। आप मेरा सप्लीमेंट्री सवाल सुनिए। ऐसा नहीं है वो आप सुनिए मेरा सवाल। जेएनयू नहीं, आप सुनिए मेरी बात पूरी कर देने दीजिए, फिर आपका सवाल। आप ये छात्र संघ का मंच नहीं बना सकती है ममता। ये आप एक नेशनल चैनल पर नेशनल डिबेट कर रही हैं, जो एक राष्ट्रीय संकट के तौर पर बना दिया गया। आप सुनिए मेरा सवाल, एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, नहीं तो मैं आप बिल्कुल आप मेरा सवाल सुनिए ममता, आप मेरा सवाल सुनिए। मैं मानती हूँ कि है यूनिवर्सिटी खास तौर से ग्रांट प्राप्त करता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा माइंड पढ़ने आता है, वहाँ पर इस तरह राष्ट्रद्रोह की फसलें फल रही है, फूल रही है। यूनिवर्सिटी के छात्रों की स्थिति है जहां पर 15 छात्रों पर एक टीचर दिया गया है, जबकि देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में 25 पर 1 होता है। यहां इसलिए ऐसा रखा गया ताकि बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। इसको मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का दर्जा दिया गया। इस पर आप अपनी जेब से प्रति टैक्स पेयर 3 लाख रुपए अदा करते हैं, ताकि इस यूनिवर्सिटी से अच्छे छात्र, अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे विदेश सेवा में जाने वाले, अच्छे IAS बनने वाले छात्र निकल सकें। लेकिन अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे राकेश सिन्हा, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अफजल गुरु को ग्लोरीफाई करना
ग्लोरीफाई। तो उन्होंने तो शहीद कहा है पीडीपी वालों ने। तो मैं लार्जर डेमोक्रेटिक उनसे कौन सहमत है? तो लार्जर डेमोक्रेसी में इनको भी एडजस्ट कर लीजिए। आप जब उनको एडजस्ट कर मैंने क्या कहा? राजनीतिक दल रवीश जी मेरी बात का पूरा नहीं होने दे रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री मेरी बात का पूरा नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी संप्रभु राज्य अपनी जमीन पर अफजल गुरु के पक्ष में नारा लगाने वालों को, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये के अंडर में काम किया है, उनके साथ गठबंधन नहीं, वो उनको कोऑप्ट किया जा रहा है। आपने कोऑप्ट किया है कि उन्होंने आपको कोऑप्ट नहीं, उनको कोऑप्ट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री बनी थी जम्मू, और आप डिप्टी सीएम बने थे। तो कोऑप्ट उसने आपको किया कि आपने उनको किया? You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. I wonder who is funding you. Omar, stop. Omar, stop. And now you will have to stop and hear me. Otherwise, I'm going to cut your audio off if you don't stop. The point is simply this. The point is this. Someone's going to call your bluff, and we are calling your bluff tonight. Someone's going to name you as anti-national, and I'm naming you as anti-national tonight. Someone's got to say and question who's funding you, and I'm asking you today who's funding you. We in India allow ample space for a diversity of views, be it political and ideological, and Mr. Omar, you are not the only... एंकरों की गर्माहट और गैर जरूरी नकली देशभक्ति ने लोगों में भरोसा पैदा कर दिया कि अगर कहीं सीमा है तो स्टूडियो में, अगर कोई मुल्क है तो वो टीवी स्टूडियो है, अगर इस मुल्क को कोई बचा रहा है तो वो एंकर जो साबित होने से पहले सबको गद्दार कह रहा है, देशद्रोही कह रहा है। हम जानते हैं कि भारत में देशभक्ति के नाम पर देश प्रेमी जैसी घटिया फिल्में बन चुकी हैं, और मदर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्म भी। मदर इंडिया की देशभक्ति हकीकत फिल्म की देशभक्ति से कितनी अलग है। एक माँ अपने बेटे को मार देती है, एक सिपाही गोली खाकर वतन को अलविदा कह देता है। 18 तारीख को जेएनयू बचाओ रैली निकली तो 21 को रिफॉर्म जेएनयू के नाम से रैली निकलने वाली है। अब आप जो आवाज सुनेंगे दोनों पक्षों की रैलियों की आवाज है। पहले आप एबीवीपी की रैलियों की आवाजें सुनेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट और अन्य संगठनों की रैलियों की आवाज सुनेंगे। सुनिए कि एक घटना जिसके सबूत और तथ्य पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन बात कहां से कहां पहुंच गई। इन आवाजों में कितना गुस्सा है। गुस्से से सोचने की शक्ति बंद हो जाती है। जितने अब जलाएंगे उतने मर जाएंगे। मैं आपको अंधेरे में ले आया हूं, आपका सिग्नल ठीक है। पटियाला कोर्ट में जो हुआ वो क्या था? वकीलों की एक भीड़ आई और पत्रकारों को पीट गई। वकीलों के साथ भी हाथापाई हो गई। सबने देखा मगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टा जिस वकील पर मारपीट का आरोप लगा उनका स्वागत होने लगा। पटियाला कोर्ट में भय का माहौल बना। अब वकील भी रैली कर रहे हैं। उनकी रैली में भी अच्छी खासी संख्या है। सबने देखा कि वकीलों ने कोर्ट रूम में हिंसा की। अब वकील ही कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार संघ के वकीलों ने कुछ वकीलों की हिंसा की निंदा की है, तो दिल्ली के ज्यादातर बड़े वकील इस मामले में चुप हैं। आप प्रदर्शनकारी वकीलों की बात सुन ही चुके हैं। उनकी रैली की आवाज सुनिए
उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कोई ये तो बता ही सकता है कि आप भीड़ बनकर किसी को अदालत तक आने से नहीं रोक सकते। आप उनकी आवाज़ को सुनिए, सोचिए, कल अगर आप किसी सार्वजनिक मामले में फंस गए और वकील जज से पहले जज बन गए तो क्या होगा? क्या वकील तय करेंगे कि कौन देश के खिलाफ है? अगर वो एक के बारे में करेंगे तो एक दिन आपके बारे में भी तय करेंगे। सोनल, मैं कल यहाँ नहीं था, आप बता सकती हैं कि हुआ क्या, आपने देखा क्या था? रवीशी 1:25 के आसपास हम 2 बजे हियरिंग होना था, 1:25 पर हम सब कोर्ट रूम में वेट कर रहे थे। जैसे जनरली कोर्ट रूम होता है, बोरिंग पोस्ट लंच का एटमॉस्फेयर रहता है, खाली था एकदम, एंड कोई स्लोगनरिंग कुछ नहीं था। वहाँ पर जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स बैठे थे, हम थे, मीडिया का कंटिंजेंट था और कुछ लॉयर्स थे। रूम के भीतर? रूम के अंदर, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लवीन के कमरे के अंदर की बात है। ठीक है, वहाँ पर हम थे एंड वहाँ ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग आके बोलते हैं कि आप लोग कौन है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये जेएनयू नहीं है, ये आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये आपका पाकिस्तान नहीं है? ये आपका पाकिस्तान नहीं है, आप पाकिस्तान वापस जाइए। ये उन्होंने टीचर्स को बोला। फिर उन्होंने मेरी तरफ टर्न करा और उन्होंने कहा कि क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं? तो आई वाज लाइक, ये इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? तो कहते हैं देखिए, आपको मार मार के पाकिस्तान वापस भेजेंगे और उससे पहले हम ये करें, आप ये कोर्ट रूम छोड़ के जाइए। वो इतना अग्रेसिव हो गया एकदम से एटमॉस्फेयर कि पुलिस वाले तुरंत आए। उन्होंने टीचर्स को तो एस्कॉर्ट, प्रधानमंत्री चले गए थे, वो आपको भी कह रहे थे कि मार मार के, उनको लगा कि मैं जेएनयू स्टूडेंट जैसी दिखती हूँ या जो भी है, उनको लगा होगा। वो बहुत ही, मतलब आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो इतने अग्रेसिव थे। क्या वो वकील थे क्या? वो उन लोगों ने काले कोट पहने हुए थे, मुझे इतना पता है। वो वकील थे कि नहीं थे, आई डोंट नो। कन्हैया पे हमला क्यों हुआ? कोई हमला नहीं हुआ उसके ऊपर। क्यों नहीं? वो अंदर मीडिया ने देखा था, मीडिया क्लिपिंग दिखाया उसकी। मीडिया नहीं, सबने देखा। अगर वो कोर्ट परमाइसिस के अंदर घुस के हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, मेरे ख्याल से कोई वकील क्या, कोई मीडिया वाला, कोई भी नहीं सुनेगा इस चीज को। नारे नहीं लगाए, वो तो पुलिस के साथ कोर्ट में पेश होने उसके साथ अगर आप मीडिया, आप लोगों को आप सारी न्यायालय के डिसीजन पे भरोसा है तो आपको उस चीज का इंतजार। आप सारी मीडिया वहीं थी जब गेट के ऊपर, गेट नंबर 2 के ऊपर इनके भेजे हुए लड़के काले कोट के अंदर कन्हैया जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगाए, जब भी तो आप लोग वहीं थे। आप उस लोग को, उसको क्यों नहीं दिखा रहे? इसके अंदर वकीलों ने भी नारे लगाए गए थे। भारत माता की जय बोलना, कोई वंदे मातरम, भारत में कोई बुराई नहीं है इसमें। ऐसे ही तो वो लोग नारे लगा रहे थे, तो उसमें आप हिंदुस्तान में रहकर कोई, उन्होंने हमला किया है, उन्होंने माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई थी, उसमें वो सफल हो रहे हैं। आगे भी आप लोग फिर ऐसे ही हमला करते रहेंगे? देखो, अगर मैं क्या, इस देश का कोई भी नागरिक अपने घर के अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं सुनेगा। भारत माता की जय थी और हमेशा रहेगी। तो आप लोग ऐसे आगे भी हमले करेंगे? वो अगर हमें हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी बोल के उकसाएंगे और हमें मारेंगे तो हम उल्टा जवाब जरूर देंगे। मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर जाने से पहले इंसान अपनी सिक्योरिटी के बारे में अपने लिए करा के चले। देश का दुश्मन जाने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान के तारों को गोली मारो, सालों को। अतुल हट यार। देश के गद्दार का हमेशा बहिष्कार लॉयर फैमिली करती रहेगी, लेकिन अगर देश तोड़ने की कोई भी बात करेगा किसी भी तरीके से, तो उसे किसी प्रकार से हम कम से कम ये लॉयर्स बिरादरी बख्शने वाली नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत के टुकड़े आप बाद में करोगे, हम उन लोगों के टुकड़े कर देंगे। क्या कोई विधायक कह सकता है कि उसके हाथ में बंदूक होती तो गोली भी मार देता? कोई सबूत नहीं कि किसी ने कोर्ट के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या नहीं, लेकिन घेर कर लोगों ने मारना शुरू कर दिया। ओपी शर्मा को पुलिस कमिश्नर ने छूट दे दी, बाद में उनसे भी पूछताछ हुई, गिरफ्तार किए गए और जमानत पर रिहा भी। ओपी शर्मा की भाषा कई लोग बोलने लगे हैं, नारे लगने लगे हैं, बैनर लेकर लोग चलने लगे कि घर घर में घुसकर मारेंगे। लोगों को पाकिस्तानी कहा जाने लगा कि देश में रहना या ना रहना इनकी मर्जी से तय होगा। देशभक्ति वही होगी जो ये तय कर देंगे। क्या अब से हमने तय कर लिया है कि कुछ खास मामलों में फैसला अदालत से पहले भीड़ कर लेगी? नेताओं की इस भाषा को मान्यता मिली तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन आवाजों को सुने, आंख बंद कर अपने ड्राइंग रूम में सुने। तभी हमने स्क्रीन से तस्वीरें हटा दी हैं और इसे काला छोड़ दिया है। ओम प्रकाश शर्मा के साथ साथ बीजेपी के एक और विधायक कैलाश चौधरी ने भी गोली मार देने का बयान दिया है।
क्या हम पब्लिक स्पेस में इस तरह के ऐलान को स्वीकार करने लगे हैं? क्या आप गोली मार देने की बात से सहमत हैं? कल अगर कोई नेता आपको गोली मार देने की बात करेगा तो आप किसके पास जाएंगे? अगर हमारी पत्रकारिता से आपका खून खौलता है तो आप एक गलत पत्रकारिता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपको तो बीपी होगा ही, हमको तो टीबी हो ही चुका है। अगर बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। अभी भी? हाँ, कह तो रहा हूं। अभी भी गोली मार देते? कह तो रहा हूं। तो फिर आप में और किसी क्रिमिनल में क्या फर्क है? नहीं है तो ठीक है, जो क्रिमिनल का जो होता है वो मैं भुगतूंगा, ना जाऊंगा, जेल जाना हो जेल चला जाऊंगा। क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है? ये क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी निगाह में है, मेरी निगाह में नहीं है। ऐसा राहुल गांधी जो इन लोगों के बीच में जो जहां पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके कार्यक्रम में जाकर अगर खड़े होते हैं, ऐसे देश के मैं कहता हूं राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। बिल्कुल तब तक जारी रहेगा जब तक जेएनयू में पढ़ने वाले देशद्रोही विद्यार्थियों को जेल का रास्ता नहीं दिखाया जाता है। आज 9 तारीख को जिस दिन ये देशद्रोही नारे लगे थे, उस दिन राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पे लिखा था कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस दिन कार्रवाई शुरू होती है उस दिन वो दोगलेपन की राजनीति करते हैं और आके उन गद्दारों के बीच में बैठते हैं और कहते हैं कि इन विद्यार्थियों का शोषण किया जा रहा है, और ऐसे जो छात्र संघ का अध्यक्ष है कन्हैया को का नाम रिहा किया जाए, इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता। और मैं भारत सरकार से हम विद्यार्थी ये भी निवेदन करते हैं कि जो भी राजनीतिक का रोटी सेक रहा है इस पे और आके विद्यार्थियों का समर्थन कर रहा है, जो देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, देशद्रोही गतिविधियां विश्वविद्यालय में फैला रहे हैं, उन नेताओं के ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा करके जेल भेजा जाए। और नेता हम विद्यार्थी पूरे देश में इस तरह का तांडव करेंगे कि देशद्रोहियों को भारत से छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। भारत माता की जय। टीवी अगर एक को देशद्रोही गद्दार घोषित कर सकता है तो यकीन जानिए वो आपको भी, आप दर्शकों को भी एक दिन समूह में बांधकर गद्दार घोषित कर देगा। बिहार के बेगूसराय का कन्हैया आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अदालत ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। पत्रकारिता में हमें सबको सिखाया गया है कि साबित होने से पहले हम कथित का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हत्या में कथित रूप से शामिल। हम सब ने इस परंपरा को कब का छोड़ दिया। अब आरोपी कोई नहीं है, एंकर की अदालत में सब सजा याफ्ता हैं। कभी बीजेपी अपराधी है तो कभी कांग्रेस अपराधी है, कभी आप अपराधी हैं। टीवी चैनल अब एंकरों के हाथ का खिलौना बन गए हैं। वो महीनों तक गंद फैलाते हैं मगर एकाध मौकों पर अच्छा काम करके महान बन जाते हैं। अचानक लोग उनकी वाहवाही करने लगते हैं, अचानक आप हमारी वाहवाही करने लगते हैं। सोशल मीडिया में एंकरों के समर्थन या विरोध में आंदोलन जैसा चलने लगता है। हम सूचना के सिपाही कम रह जाते हैं, उन नारों के खिलाड़ी बन जाते हैं। उमर खालिद का नाम है कि उसने भारत के खिलाफ बर्बादी का नारा लगाया। उसके पिता भी कहते हैं कि उसे सामने आना चाहिए, लेकिन मीडिया ने उसके पिता से भी कहा कि बेटे की करने की आप गवाही दीजिए, माफी मांगिए। हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पास ठोस सबूत है? उस सबूत की जांच कहां होगी? टीवी स्टूडियो में या अदालत में? या अदालतें और जांच एजेंसियां भी तुरंत का तुरंत काम करने के लिए मजबूर होंगी? आप उमर खालिद को लेकर उनके पिता जानने वालों की आवाज को सुनिए और उनकी भी, जो उमर को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। विराट कोहली का फैन जिसने भारत माता का झंडा अपने घर में फहराया, 10 साल के लिए उसको बिना ट्रायल अंदर कर दिया। और इन लोगों को जो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे, ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बनता है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला डालकर इनको सीधा जेल में डालना चाहिए और देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। वहाँ जो नारे लगाए गए हैं वो बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए गए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये फैसला होना चाहिए कि वो नारे किसने लगाए हैं। देखिए, हर तरह के लोग उसमें शामिल हो गए थे। वो प्रोग्राम था, ओपन प्रोग्राम था, उसमें कश्मीर के स्टूडेंट भी थे, उसमें एबीपी के लोग भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो और बहुत सारे वीडियो जो है वो टेम्पर्ड शक्ल में सामने आ रहे हैं। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए हैं, देश विरोधी नारे लगाए हैं, तो इसका फैसला अदालत में होना चाहिए। लेकिन सर, ये जो वीडियो आया है उसमें उमर खालिद जो है वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि हम उन नारों को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे सहमत नहीं उन नारों से। उमर खालिद मेरा जूनियर है। आपका जूनियर है? अच्छा। मैंने हिस्ट्री में है, मैं जो है, लेकिन वो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता था। हमारा भी डिफरेंसेस भी था, लेकिन जिस तरीके से उमर खालिद को टारगेट किया जा रहा है, उनके पिताजी का मीडिया में ट्रायल हो रहा है कि आप बोलिए कि आपके बेटे के लिए आप शर्मिंदा है कि नहीं,
ये बहुत ये भी पूछा गया, ये भी कहा गया कि आप मैं टीवी नहीं देखता इसलिए मुझे और जिस तरीके से, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में उमर का नाम 7वें नंबर पे आता है, हाँ, उसमें सिर्फ एक आदमी उमर को टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज, और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, जैश ए मोहम्मद के साथ उसका कनेक्शन है। आज न्यूज़पेपर आया है कि 15 यूनिवर्सिटीज में वो इस तरीके का प्रोग्राम करने वाला था। ये बेकार से झूठ है। हम लोग 5-5 साल से हम उमर को देखें, ही इज ए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। देयर इज नो पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ फिजूल का गैर जिम्मेदाराना बयान। उसने बयान दिया है, उसको कह रहे हैं कि वीडियो है उसका जो पाकिस्तान के जिंदाबाद और भारत के टुकड़े हो जाए। एकदम बकवास बात है, उसमें कोई पाकिस्तान के जिंदाबाद ना है। हाँ, लेकिन कश्मीर को लेके, हाँ, उसके साथ मेरे भी बहस है। कश्मीर को वो लोग मानते हैं कि ऑक्युपाइड टेरिटरी है। हाँ, ये तो अमेरिका भी मानता है, बहुत सारे देश मानते हैं। सोशल मीडिया हमारी राजनीति का वो नुक्कड़ है जहां पहले से कुछ लोग तैयार रहते हैं। ये अपने दल की तरफ से बैटिंग करते हुए सिर्फ दूसरे की गेंद पर छक्का मारते हैं। घटना हुई नहीं कि हर बात में दलाल गद्दार लिखने लगते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लोग कविता तक लिखकर अपनी भावनाओं को, इन बातों को पहुंचा चुके हैं। गद्दारों को मारने के लिए कविता दोनों तरफ से लिखी गई और बांटी गई। ट्विटर पर अभद्र भाषा में देशभक्ति तय करने का जो खेल चल रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक मकसद है। ये गाली देकर आपको डराते हैं, बदनाम करते हैं, अफवाहों से माहौल बनाते हैं कि कोई मार ही डालेगा, फैलाते दहशत हैं और कहते हैं कि देशभक्ति है। कुछ गालियों को हम पढ़ भी नहीं सकते। मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि कहीं आप तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? अगर आपको ये लोग सही लगते हैं तो अगली बार से महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी जैसे मसलों के लिए इन्हीं के पास चले जाइएगा। आज पूरे दिन का आकलन करके मैं ये जो वकील हैं विक्रम सिंह चौहान का बयान है कि आज पूरे दिन का आकलन करके मैं बड़ी उलझन में हूँ। मुझे देश का सबसे बड़ा गुंडा बना दिया गया है और भारत माता के द्रोहियों को हीरो का दर्जा दिया गया है। कोर्ट में वामपंथियों के गुंडों का उत्पात का जवाब देना अगर गुंडई है, अगर भारत माता का जय बोलना गुंडई है, अगर देश विरोधियों को जवाब देना गुंडई है, तो मैं अपने आप को गुंडा मानता हूं। मुझको इन सब के भौंकने की परवाह नहीं। उनके उपद्रव को रोकने में अगर ये तमगे मिल भी गए तो कोई परवाह नहीं। वाह रे देशभक्ति वाह। बाकियों लोगों ने, कई लोगों ने, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सिद्धार्थ वरदराजन, स्वरा भास्कर, इन लोगों को जो गालियां दी गई हैं हम आपको पढ़ नहीं सकते। एक मंत्री का दिया हुआ ये बयान है, प्रेस्टिट्यूट का इस्तेमाल, पता नहीं वो घरों में जाते हैं तो इन शब्दों के साथ कैसे लौटते हैं मुझे नहीं मालूम। बरखा दत्त के बारे में किसी ने लिखा है कि यू गाइज विल स्लीप विद हाफिज मोहम्मद टू अपोज मोदी। मामला इस कोर्ट और घटना का है, इसमें मोदी कहां से आ गए? अव्वल तो मोदी को आना चाहिए था, इतने बड़े मसले पर बोलना चाहिए था। राजदीप सरदेसाई के बारे में लिखा है कि इस घटना से निष्कर्ष निकलता है कि जो जितना बड़ा वामपंथी और सेकुलर है वो उतना ही बड़ा देशद्रोही और गद्दार है। क्या आपने संविधान नहीं पढ़ा कि वहां सेकुलर होना लिखा हुआ है? क्या संवैधानिक होना अब गद्दार होना हो गया है? एक और तरह से लिखता है राजदीप सरदेसाई को कोई धीरज हैं @91 बीजेपी की उनकी मां को गाली दी जाती है। राजदीप की मां बहुत वृद्ध हैं। तू अब तक जिंदा कैसे है इंडियंस का हेटेडनेस लेके। और एक ने लिखा है कि आई कंसीडर लाइक्स ऑफ बरखा दत्त, सागरिका घोष एटसेट्रा मोर एंटी नेशनल देन हाफिज सईद। अब बताइए, हाफिज सईद से भी ज्यादा, ये तो उन्हीं के खेमे के लोग जाकर हाफिज सईद से बात कराए, इंटरव्यू कराए बाकायदा, और ये कहे जा रहे थे। इस तरह की गालियां सबको दी जा रही हैं। मेरे दर्शक मित्रों, अंधेरा काफी गहरा है। न्यूज चैनलों पर ऐसे अंधेरे दौर कई आए हैं। याद कीजिएगा जब रात होते ही भूत प्रेत चीखने लगते थे। आज के कई पत्रकार तब शमशानों से ही रिपोर्टिंग किया करते थे। फिर दुनिया खत्म करने की भविष्यवाणी के काम में हम लोग लगा दिए गए। फिर गुड़िया जैसा प्रकरण भी हुआ जिसमें हमने हर चैनल में पंचायतें लगाई। आरुषि कांड में तो हम बाकायदा जेम्स बॉन्ड जासूस बन गए। मैंने भी इन सब में कुछ ना कुछ किया ही होगा। बीच में अन्ना आंदोलन से चैनलों ने देशभक्ति का दामन पकड़ा तो वे डिबेट की दुनिया में बदहवास हाँफने लगे। रिपोर्टिंग बंद हो गई है। एंकर ही रिपोर्टर है, एंकर ही संपादक है, एंकर ही अपने आप में चैनल है, एंकर स्टार है। मीडिया का मतलब एक एंकर या 5 एंकर। इस कार्यक्रम का मकसद खुद को साधु, दूसरे को डाकू कहना नहीं है। जो बीमारी कहीं और है वो मुझ में भी है। बात है कि क्या हम इस बीमारी के बारे में आपको सचेत कर सकते हैं कि आपको एक बीमार एंकर रोज आप तक खबरें ला रहा है, खबरों के नाम पर बदहवासी परोस रहा है। एंकर से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। वो एंकर सबसे बड़ा देशभक्त है जो दूसरों को गद्दार घोषित करता है।
मैं देशभक्त नहीं हूं क्योंकि मैं किसी एंकर को गद्दार घोषित नहीं कर रहा हूं। वैसे मैं भी देशभक्त हूं, लेकिन राजनीतिक दल के हिसाब से मेरी देशभक्ति तय नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं। आवाज आपके भीतर गूंजती रहनी चाहिए। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को आखिरी बार के लिए नहीं मिली थी। लाखों लोग आज भी तरह तरह की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई कांग्रेस से ही देश को आज़ाद कराना चाहता है, तो कोई संघ से देश को, कोई गरीबी से देश को आज़ाद कराना चाहता है, तो कोई पुलिस राज से गरीब आदिवासियों को आज़ाद कराना चाहता है। आज़ादी कोई स्थायी और निर्जीव वस्तु नहीं है। इसकी तरलता हमें मजबूर करती है, प्रेरित करती है कि हम इसे संभाले रखें, इसके लिए लड़ते रहें। हम आपको एक नज्म सुनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फोन को रख दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। शायद आवाज की दुनिया में ये नज्म कुछ सुकून पैदा कर सके। उज़ैर ई रहमान ने इसे रचा है और उनकी बेटी साइमा ने आवाज दी है। साइमा को दिल्ली वाले जानते हैं, वो रेडियो की एक मुकम्मल और मकबूल आवाज है। जब शोर शराबा हो जाए तो कुछ शांत आवाजों की तरफ बढ़ चलना चाहिए। आप इस आवाज को भी सुनिए, उन नारों से कितना अलग होगा। आजादी की बात यहां भी तो है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये सच है, अब आजाद है हम, मिट्टी से सुगंध ये आती है। ऐ जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। आजादी पहली मंजिल थी, था हौसला सबने साथ दिया। कांटों से भरे इन रस्तों को जख्मी पैरों से पार किया। आगे देखा महबूब नजर, बैठा वो हमारा साकी है। ऐ जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। जब ढोल नगाड़े बजते थे, हम जूझते थे बंद कमरों में। मंसूबों पर मंसूबे थे, गांवों के वो हों या शहरों में। हम थके नहीं, बढ़ते ही चले कि आगे हमारा साथी है। ऐ जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। ये देश बना एक गुलदस्ता, बदनाम न होने देंगे इसे। मजहब के नाम पे बांटने का जो काम करे बस रोको से। गर शुरू हुई खाना जंगी, फिर काहे की आजादी है। ऐ जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। बस एक गुजारिश है तुमसे, जब कदम उठे हर कौम हो साथ। भूले मजहब और जाति को, दिल देश में हो हाथों में हाथ। तब पता चले इस दुनिया को, यहाँ अब भी नेहरू गांधी हैं। ऐ जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। मेरे दर्शक मित्रों, टीवी का काम नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। आप सहमत हो या ना हो, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे पास जितना उपलब्ध था उसी के दम पर बस इतना बताने की कोशिश की है कि हम अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं।
एनडीटीवी का ही ये प्रोमो है, अंग्रेजी चैनल के लिए बना था। प्रोमो के लिए नहीं चला रहा क्योंकि ये दिन भर चलता ही रहता है, लेकिन इसमें जो बात है उसे गौर से सुनने की ज़रूरत है। अब हम धीरे धीरे अंधेरे से लौट आ रहे हैं आपके साथ आंख मिलाकर बातें करने के लिए। दूसरों से ज़्यादा खुद हमें भी, दूसरे हमारी बात क्या सुनेंगे, क्या हम दूसरों की सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। चलता हूँ, आप सो जाइए। नमस्कार। They say the zero is nothing unless it connects the dots and the real story emerges. Unless it captures the truth. They say the camera never lies. Unless it is the essence of India, of diversity and tolerance. Unless it reveals the wealth of nations and silences the barrel of a gun. Unless it reflects the sadness in the eye of the tiger as forests disappear. In fact, the dot is the center of your universe and of ours. The dot is the essence of NDTV. The essence of just one word: trust.